बियॉन्ड द ट्रैक मूवी की शुरुआत भविष्य में होती है, जहां पैदा होने वाले बच्चों को अपने हिसाब से रंग रूप दिया जा सकता है और आम इंसानों से ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाया जा सकता है। ऐसे बच्चे बहुत लोग बनवाते हैं। ये बच्चे बचपन से बहुत होशियार, ताकतवर हैं और साथ ही अपनी भावनाओं को काफी अच्छे से काबू भी कर पाते हैं। लैब्स में बनाए ये सभी इंसानों का सबसे बेहतर रूप है और इनको जेसी इंसानों के नाम से जाना जाता है। इनका नाम जेसी एक ग्रैंड क्रेस्टलैंड कंपनी के नाम पर रखा गया है और इसी कंपनी ने इन सभी को बनाया भी है। अब पृथ्वी के पर्यावरण में काफी खतरनाक बदलाव आ रहे हैं और इसकी वजह से अंतरिक्ष में जाकर कोई हल ढूंढना जरूरी बन चुका है। इसलिए जेसी इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। अब टेलियोस नाम का एक अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है, जिसमें जेसी लोगों का एक ग्रुप है और उन सभी का लीडर कमांडर लिंडन भी है। वो शनि ग्रह के पास पहुंचकर अपनी लंबी नींद से जागते हैं। उनका मिशन ये पता लगाना है कि शनि ग्रह के चांद पर भेजे एट्रोमिटोस नाम के अंतरिक्ष यान के साथ क्या गड़बड़ी हुई है। जब जेसी लोगों को एट्रोमिटोस मिलता है तो वो देखते हैं कि उस यान में तो छेद हो रखा है और जल्द ही वो और भी ज्यादा टूटने वाला है। एट्रोमिटोस टेलियोस से कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इसलिए दोनों यानों को एक सीध में करने के लिए उन्हें टेलियोस का सारा थ्रस्टर एनर्जी का प्रयोग करना पड़ता है। आखिरकार दोनों यान एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाते हैं। लेकिन जब जिमर और एंडरसन इस बात की खुशी मनाने के लिए हाई फाई करते हैं तो डॉक्टर ऑर्सन उनको डांटता है, क्योंकि ऐसा करने से उनके जीन्स में गड़बड़ी हो सकती है। इसके बाद वो जेसी लैब्स के सीईओ नॉर्दम से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि हम एंट्रोमिटोस के कंप्यूटर को चला पा रहे हैं। वो साथ ही बताते हैं कि एंट्रोमिटोस के कंप्यूटर को 3 महीने पहले चलाया गया था और अभी भी वहाँ से कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसलिए मान लिया जाता है कि एट्रोमिटोस में सभी लोग मर चुके हैं। अब ये सुनकर नॉर्दम बोलता है, मेरे हिसाब से एट्रोमिटोस पर किसी रेस्क्यू मिशन के लिए जाना समय की बर्बादी है। तुम लोग एट्रोमिटोस पर रखा जरूरी सामान ले लो। नॉर्दम आगे बोलता है कि जो सामान तुम्हें बचा कर लाना है वो कार्बन फिक्सिंग कैटलिस्ट है, जिसकी मदद से हम पृथ्वी के वायुमंडल को ठीक कर सकते हैं। इसको इकट्ठा करने में 2 से ज्यादा साल लग जाएंगे। अब डंकन एट्रोमिटोस की जानकारियां निकालने लगती है। एक वीडियो में एट्रोमिटोस का कैप्टन बोलता है, काफी रुकावटों के बाद आखिरकार हम यहाँ से निकलने वाले हैं। हम सभी लोगों का इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरी वीडियो में कैप्टन बताता है, हर गुजरते घंटे के साथ यहाँ के हालात बेकार होते जा रहे हैं। सभी लोग यहाँ बगावत पर उतर आए हैं। ये सुनकर डॉक्टर ऑर्सन बोलता है कि ये साधारण इंसान हमेशा कोई न कोई गड़बड़ी कर देते हैं और आखिर में हम जेसी लोगों को ही सब कुछ सही करना पड़ता है। अचानक उनको एट्रोमिटोस से कुछ अजीब आवाज आती है। वहाँ 90s का कोई पुराना गाना चल रहा होता है। अभी किसी वजह से एट्रोमिटोस के अंदर जाने का रास्ता बंद है, लेकिन जैसे ही जिमर रास्ते को खोलता है, टेलियोस के जेसी लोग अपने हथियार लेकर एट्रोमिटोस में जाने को तैयार होते हैं। अंदर जाते ही उनको दीवारों पर कुछ अजीब बनाई हुई तस्वीरें दिखाई देती है और साथ ही अंदर इतना तेज गाना चल रहा है कि जेसी लोग एक दूसरे की आवाज भी सुन नहीं पाते हैं। तभी वहाँ पर एक रोबोट उन पर हमला करता है, जिसको सुरक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया था। अब खुद को कोई नुकसान होने से पहले जेसी लोग उस रोबोट को तबाही कर देते हैं। इसके बाद पूरी जगह की जल्दी से जांच करने के लिए अलग अलग हिस्सों में वो सभी बढ़ जाते हैं। जिमर देखता है कि ब्लैक बॉक्स को जबरदस्ती निकाला गया है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह से वहाँ चल रहे गानों को बंद कर देता है। एंडरसन देखती है कि ग्रीन हाउस में सभी पेड़ बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं और उन पेड़ों के बीच से उनको लुलू मिलती है। लुलू एट्रोमिटोस पर भेजे गए लोगों की मदद करने वाली एक रोबोट है। वो बताती है कि एट्रोमिटोस पर इंसान अभी भी जिंदा बचा हुआ है। अब एक और रोबोट को तबाह करने के बाद डंकन को ट्रेविस मिलता है। हालांकि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोमा में है, क्योंकि कुछ भी मूवमेंट्स नहीं कर रहा है। फिर ऑर्सन अपने सबसे जरूरी मिशन पर आता है, जो कि कार्बन फिक्सिंग कैटलिस्ट वाले डब्बे को वापस लाना है, लेकिन उसको डब्बा वहाँ मिलता ही नहीं है। इसके कुछ देर बाद सभी इकट्ठा होते हैं। एट्रोमिटोस का चीजों को ढूंढने वाला ट्रैकिंग सिस्टम खराब हो चुका है और पूरे एट्रोमिटोस को स्कैन करने पर भी उनको कार्बन कंपाउंड नहीं मिलता। वहाँ सिर्फ ट्रेविस और ग्रीन हाउस में उगने वाले पेड़ पौधों का ही डीएनए बचा हुआ है। ट्रेविस यहाँ एक जूनियर इंजीनियर है और उसकी फाइल की जांच करने पर ट्रेविस के बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं लगता, यहाँ तक कि उसको फौज की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई है। अब डॉक्टर ऑर्सन बताता है कि शरीर को देखने से तो ट्रेविस बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में काफी गड़बड़ियां चल रही है। हो सकता है कि किसी बड़े हादसे की वजह से उसके साथ ऐसा हुआ हो। अब लिंडन ट्रेविस से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो ट्रेविस की जिम्मेदारी डंकन को दे देता है, क्योंकि डंकन ने मनोविज्ञान में पीएचडी की है। लुलू भी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि एट्रोमिटोस की तरह लुलू की सभी यादें उसकी मेमोरी से खत्म कर दी गई है। इस सब के दौरान एंडरसन को नॉर्दम का एक मैसेज मिलता है, जिसमें वो पूछता है, क्या तुम लोगों को कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड मिला? वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कुछ समय तक यहाँ पर फंसे रहने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस समय का अच्छे से इस्तेमाल करो। अब जिमर को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है। उसको लगता है यहाँ फ्लर्टिंग चल रही है, लेकिन जेसी तो ऐसे किसी को छेड़ते भी नहीं है। अब डंकन ट्रेविस के पास जाती है और ट्रेविस के साथ दोस्ती करने की कोशिश करती है और पूछती है, एट्रोमिटोस पर आए लोगों के बीच कैसी दोस्ती थी, क्योंकि अंतरिक्ष में सफर करना इन सब चीजों पर असर डाल सकता है।
बाद में डंकन लिंडन और ऑर्जन के पास जाती है और बताती है, मैंने जितनी भी कोशिश की ट्रेविस ने उन सभी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन जैसे ही मैंने लुलू का नाम लिया तो उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा बदलाव दिखाई दिया। डंकन अपनी बात को जारी रखते हुए बोलती है, इंसानों में यह हैरानी की बात नहीं है कि वो किसी रोबोट की तरफ आकर्षित हो जाएं, खास करके जब वो रोबोट इंसानों की तरह ही दिखती हो। अब जैसे कि ट्रेविस एक इंजीनियर है तो वो लुलू के सिस्टम में बदलाव कर सकता है। ऑर्जन बोलता है कि मैं लुलू की जांच करना चाहता हूँ और पता लगाना चाहता हूँ कि ट्रेविस ने लुलू के साथ क्या छेड़खानी की। अब लिंडन तय करता है कि अब से वो लुलू को थोड़े थोड़े समय में ट्रेविस के पास भेजा करेगा। ऐसा करने से वो लोग पता लगा सकते हैं क्या हम लोग लुलू को एक चारे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कुछ समय बाद पूरे यान की बिजली चली जाती है और पता लगता है कि ट्रेविस तो खुद को बचाकर भाग चुका है और देखने से तो लग रहा है कि ट्रेविस के पास एक बंदूक भी है, क्योंकि वहाँ रखी एक बंदूक गायब है। उसको ढूंढने डंकन जाती है और जल्दी से वो खुद को ट्रेविस की बंदूक के निशाने पर पाती है। इसलिए डंकन प्यार के साथ ट्रेविस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे वो ट्रेविस को काबू करने वाली होती है तभी वहाँ लिंडन आ जाता है और धमाके से ट्रेविस की बंदूक को नीचे कर देता है। फिर ट्रेविस को दोबारा बंदी बनाया जाता है। डंकन लिंडन से बोलती है, तुम बीच में क्यों आए, तुम्हें मेरे तरीकों पर शक है क्या? लेकिन लिंडन डंकन को बोलता है, तुम ज्यादा दिमाग न लगाओ और हमारे मिशन के हिसाब से काम करो। इस सब के दौरान एंडरसन जिमर को बताती है, मैंने इमरजेंसी लाइट्स को जलता हुआ देखा है। जिमर एट्रोमिटोस की मौज मस्ती वाली वीडियोस देखता है और उसको पता लगता है कि एट्रोमिटोस के लोग रोबोट्स की खतरनाक लड़ाइयों को देखना पसंद करते हैं। जिमर बोलता है, ये बिल्कुल आम है, सामान्य इंसान ऐसे ही होते हैं, उनको लड़ाइयाँ देखना बहुत पसंद है। लेकिन एंडरसन को ये वीडियो बहुत ही बेहुदा लगती है और वो बोलती है, तुम इस बेकार वीडियो को बंद कर दो। फिर एंडरसन अपनी जैकेट उतारते हुए बोलती है, यहाँ एसी के बिना कितनी गर्मी हो गई है। ऐसा होता देखकर जिमर को थोड़ा अजीब महसूस होता है। हालांकि एक जीसी इंसान होने के नाते उसको ऐसा कुछ महसूस नहीं होना चाहिए। कुछ ही देर में जिमर सिस्टम को ठीक कर देता है और उनको नॉर्दर्न का मैसेज आता है, जिसमें वो बोलता है कि तुम्हारा सबसे जरूरी मिशन कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड को लाना है और बाकी सभी चीजें बाद की बात है। डंकन एक और बार दीवार पर बनी ड्राइंग्स को देखती है और एक बार फिर ट्रेविस के पास पहुंच जाती है। वो अब की बार ट्रेविस की ड्राइंग की बात करती है और कुछ ही देर में ट्रेविस को लुलू के साथ अकेला छोड़ देती है। अब डंकन एक दूसरे कमरे में है जहाँ पर वो लुलू और ट्रेविस को अपने छोटे कैमरे से देख रही है। वो सुनती है कि ट्रेविस लुलू के कान में मैंडरिन भाषा में कुछ बोल रहा है और फिर लुलू को किस कर देता है। अब डंकन ऑर्जन को ढूंढने जाती है और उसको वो रास्ते में मिल जाता है। ऑर्जन बोलता है, मैं कब से यहाँ घूम रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ किस लिए आया था। ये बहुत अजीब है क्योंकि मैं कभी चीजें नहीं भूलता। ऑर्जन को मैंडरिन भाषा आती है, इसलिए डंकन ऑर्जन के पास आई थी और फिर वो ट्रेविस की बोली बातें उसको सुनाती है। अब ट्रेविस की रिकॉर्डिंग तो क्लियर है ही नहीं क्योंकि उसने धीरे से लुलू के कान में कुछ बोला था। ऑर्जन बोलता है कि फिलहाल तो मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम इसको मेरे पास दे दो, मैं इसको बाद में सुनूंगा और अच्छे से समझूंगा। अब डंकन वापस ट्रेविस और लुलू पर नजर रखने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ उसको पता लगता है कि उसका हाथ कांप रहा है, इसलिए किसी चीज की नजर में आने से पहले डंकन अपने हाथ को काबू में कर लेती है। अब ट्रेविस कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए वो लुलू को बाहर बुलाती है और पूछती है, ट्रेविस ने तुम्हारे कान में क्या बोला था? जिसके जवाब में लुलू बोलती है, ट्रेविस ने बोला था कि मेरे दिमाग में हम दोनों हमेशा साथ हैं। लेकिन ऑर्जन के मुताबिक ये गलत बात है क्योंकि उसने भी रिकॉर्डिंग को समझ लिया है। मतलब ये बिल्कुल साफ है कि लुलू किसी तरह से झूठ बोल रही है। लेकिन एक रोबोट ऐसा कैसे कर सकती है? रोबोट तो झूठ बोलते नहीं है। इसके दौरान लिंडन और ये सभी बातें कर रहे होते हैं कि कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब निकाल पाए। ऑर्जन कुछ तरीके बताता है जो उसने फौज में सीखे थे, लेकिन जिमर और लिंडन ऐसे तरीकों से बिल्कुल दूर रहना चाहते हैं जो किसी को चोट पहुंचाए। उनकी बातचीत के बीच एंडरसन बोलती है, मेरे बाथरूम के सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो गई है, इसलिए जिमर उसको ठीक करने के लिए चला जाता है। अब एंडरसन जिमर का शुक्र अदा करने के लिए उसको गले लगा लेती है और साथ में रुकने को बोलती है। फिर वो दोनों एक साथ बाथरूम में नहाने लगते हैं। यहाँ डंकन अभी भी ट्रेविस पर नजर बनाए हुए हैं। अचानक ट्रेविस कुछ बोलता है, लेकिन अब की बार रशियन में बोलता है। इससे पहले कि ट्रेविस की बोली बात को कंप्यूटर समझ पाता, एट्रोमिटोस हिलने लगता है और तब पता लगता है कि बाहर का एक दरवाजा खुला हुआ है और उनके अंतरिक्ष यान से सारी हवा बाहर निकल रही है। लिंडन देखता है कि जिमर एंडरसन के कमरे से अपने यूनिफॉर्म के बिना बाहर आता है, लेकिन अभी के लिए इस बात को इग्नोर करता है और जो मुसीबत आई है उस पर ध्यान देता है। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये दरवाजा किसने खोला और वो भी सामान रखने वाली जगह का दरवाजा किसने खोला, क्योंकि वो हमेशा ही बिल्कुल टाइटली बंद रहता है। फिर जिमर सामान रखने वाली जगह पर जाता है और लिंडन रस्सी की मदद से उसको पकड़ के रखता है। जिमर दरवाजे को बंद कर देता है, लेकिन एंडरसन रोने लगती है क्योंकि उसको लगता है कि मेरे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। लिंडन सही सलामत आ गया है, लेकिन जिमर हवा के दबाव से बेहोश हो गया है। इसलिए ऑर्जन जिमर की जांच करने के लिए उसको अपने साथ लेके जाता है। वो बोलता है, मेरे हिसाब से जिमर को थोड़े आराम की जरूरत है और फिर वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिखाते हैं तो लिंडन एंडरसन को डांटता है क्योंकि बाथरूम में एंडरसन और जिमर के बीच काफी कुछ हुआ था। वो एंडरसन को बोलता है, तुम्हें याद रहना चाहिए कि सेक्स वगैरह
हम जैसे इंसानों के लिए बिल्कुल नहीं बना है। इस सब के दौरान डंकन ऑर्जन से पूछती है क्या कोई रोबोट झूठ बोल सकता है, जिसके जवाब में ऑर्जन बताता है कि रोबोट्स को किसी सवाल का झूठा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, लेकिन वो अपनी मर्जी से झूठ नहीं बोल सकते। वैसे मैंने जब लुलू की जांच की थी तब ऐसी कोई प्रोग्रामिंग मुझे उसमें नहीं दिखी। डंकन वापस कंप्यूटर पर जाती है ताकि ट्रेविस की बोली रशियन बात को समझ सके। ये रशियन बात एंडरसन सुन लेती है और बताती है कि ये बात तो वॉर एंड पीस नाम की किताब में लिखी हुई है। एंडरसन बोलती है हमें जिंदा देखकर ये ट्रेविस क्या सोच रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये बात सुनकर डंकन जल्दी से ट्रेविस के पास जाती है और बिजली का झटका देती है। वो बोलती है मुझे तो लग रहा है कि तुम बीमार होने का ड्रामा कर रहे हो। ये बात सुनकर ट्रेविस फ्रेंच भाषा में जवाब देता है और अब की बार डंकन उसकी बात समझ लेती है क्योंकि उसको भी थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है। ट्रेविस बोलता है तुम ये बात किसी के सामने मत करना, लेकिन वो एक और बार किसी किताब के बारे में बोलने लगता है। अब एंडरसन को दिखाया जाता है उसने एट्रोमिटोस के संपर्क करने वाले सिस्टम को ठीक कर लिया है, लेकिन उसको दोबारा वही वीडियो मिलती है जो उसको पहले भी आई थी। ये सभी पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि हर 2 घंटों में आ रही हैं। लिंडन बोलता है तुम पृथ्वी पर मैसेजेस भेजती रहो जब तक पृथ्वी से कोई जवाब नहीं आता। ये सुनकर एंडरसन रोने लगती है। अब लिंडन ये देखकर बड़ा गुस्सा करता है कि तुम जीसी होकर भी रो रही हो। उसी समय वहाँ पर जिमर आता है और एंडरसन उसको देखकर गले लगा लेती है। ये देखकर लिंडन उन दोनों पर दोबारा चिल्लाता है जिमर ये सब तुम्हारी गलती है, अगर तुम एंडरसन के साथ बाथरूम में नहीं होते तो तुम्हें पहले ही पता लग जाता कि सामान रखने वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और हमको ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता। उस दिन तुम्हारी वजह से हम सब मरने वाले थे। लिंडन एंडरसन को बोलता है तुम ऑर्जन के पास जांच करवाने जाओ कि तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। इसके बाद वो जिमर को बताता है कि उसको क्या क्या जानकारियां मिली है। वो बोलता है पहले साल तो एट्रोमिटोस में जानकारियों का रिकॉर्ड अच्छे से रखा गया था, लेकिन समय के साथ साथ जानकारियों का रिकॉर्ड खत्म होता गया और अब तो ऐसा लग रहा है कि सभी जानकारियों को जहन्नुम में छुपा दिया है। दूसरी तरफ ऑर्जन एंडरसन की जांच कर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी गड़बड़ी नहीं मिलती। एंडरसन पूछती है ऑर्जन क्या तुम्हें आजकल कुछ अजीब महसूस हो रहा है, लेकिन अलग महसूस होते हुए भी ऑर्जन जवाब में ना बोल देता है। यहाँ डंकन ट्रेविस की फ्रेंच में बोली बात की जांच कर रही है और ये एक फ्रेंच कलाकार की बोली बात होती है। इसके बाद वो दीवार पर बनी ड्राइंग्स को यूवी लाइट्स डाल के देखती है और उसको ड्राइंग्स में छुपा मैसेज समझ में आ जाता है। इसके बाद वो पुरानी जानकारियों को देखती है और जब लिंडन उसके पास पूछने आता है कि अब तक उसको क्या पता लगा है तो डंकन बोलती है एट्रोमिटोस कभी भी खतरे में नहीं था। हमारे आने से कुछ समय पहले ही ट्रेविस एट्रोमिटोस को टाइटन चांद के पास लेके गया था और जांच करने पर डंकन को पता लगा है कि कार्बन फिक्सिंग कैटलिस्ट को लेकर एट्रोमिटोस के लोगों में बहस हो गई थी और इसी वजह से डंकन बोलती है कि मुझे लगता है नॉर्दम ने जो कैटलिस्ट के बारे में बताया है वो सच है ही नहीं या फिर आधा अधूरा है। इसके बाद डंकन दीवार पर बनी ड्राइंग्स का खुफिया मैसेज देखती है। वो पानी जैसी किसी चीज का केमिकल फॉर्मूला है और एक ऐसा केमिकल जो बाहर की चीजों के साथ जल्दी से जुड़ जाता है। वो बताती है कि दूसरी ड्राइंग्स में पानी बनाया गया है। तुम्हें याद है जब ट्रेविस मेरे ऊपर निशाना तान के खड़ा था, वो असल में मुझ पर नहीं मेरे पीछे पानी की फिल्टर मशीन पर बंदूक तान के खड़ा था। डंकन बोलती है ये जो भी सामान है वो पानी के साथ बहुत ही जल्दी जुड़ता है और हम सब इंसानों के लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन लिंडन बोलता है इन सब बातों का या तो सबूत लेकर आओ या फिर ट्रेविस से सारा सच निकलवाओ। डंकन दोबारा ट्रेविस के पास जाती है और बोलती है मुझे सब कुछ सच बताओ, जिसके जवाब में ट्रेविस दोबारा किताबों की बातें बोलने लगता है और बोलता है कि कैटलिस्ट सभी सामान्य इंसानों को खत्म कर देगा। ये बात बोलकर वो जोर से हंसने भी लगता है। अब ये देखकर डंकन वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जाते हुए उसके हाथ भी कांप रहा होता है। जाते हुए ऑर्जन उसको रास्ते में मिलता है और डंकन के हाथ के बारे में पूछता है, लेकिन वो वहाँ पर किस लिए आया था ये सब कुछ भूल जाता है। इसके दौरान जिमर लिंडन को बताता है अगर कैटलिस्ट वाले डब्बे को अंतरिक्ष में छोड़ा गया होगा तो वो टाइटन की धरती पर गिर गया होगा और टूटा भी नहीं होगा क्योंकि डब्बे को खास तरह से बनाया गया था। हालांकि बिना ज्यादा जानकारी के उस डब्बे को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा और अब तो ट्रेविस से किसी भी तरह से जानकारी निकालने के लिए लिंडा ने मंजूरी दे दी है, चाहे तो ट्रेविस को मारना ही क्यों ना पड़े। अब डंकन ट्रेविस से बोलती है कैटलिस्ट का डब्बा कहाँ है मुझे जल्दी बता दो, वरना ऑर्जन तुम्हें खतरनाक तरीके से मारेगा और लहूलुहान कर देगा। शुरू में तो ट्रेविस कोई जवाब नहीं देता और देखता है कि ऑर्जन लुलू के हाथ को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जैसे ही ऑर्जन लुलू के मुंह को झटका देने वाला होता है ट्रेविस बोलता है रुको मैं कैटलिस्ट के बारे में बताता हूँ। वो बोलता है मैं तुम्हें कैटलिस्ट से जुड़ी सभी जानकारी दूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरी लुलू को ठीक करने दो। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो जिमर दोबारा एंडरसन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार एंडरसन उसको पीछे धकेल देती है ताकि वो अपने मिशन पर ध्यान दे सके। तभी जिमर बोलता है मुझे मिशन से कुछ लेना देना नहीं है, मैं थक चुका हूँ, मुझे किसी और की बातों के हिसाब से चलना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सच बोलूं तो मैं अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। फिर जैसे ही जिमर एंडरसन को कुछ इमोशनल बातें बोलता है तो एंडरसन रोती है और जिमर को किस करने लगती है। लिंडन ने सब कुछ देख लेता है कि ये दोनों तो दोबारा से मूड बनाने लगे हैं। वो जाकर दोनों को अलग करता है और जिमर से लड़ाई करने लगता है, लेकिन ऑर्जन आकर उनको रोकता है और ट्रेविस से मिली जानकारी के बारे में उन्हें बता देता है। फिर ट्रेविस की बताई जानकारी की मदद से वो कैटलिस्ट वाले डब्बे की जगह का पता लगा लेते हैं, लेकिन उनको वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। लिंडन बोलता है मैं और जिमर नीचे जाकर डब्बे को वापस लेकर आते हैं। इसके दौरान डंकन लुलू को ठीक करने वाले सामान को लेकर ट्रेविस के पास जाती है और सवाल जवाब करती रहती है। वो बताता है मैंने लाशों और कार्गो डब्बों को नीचे टाइटन में भेजा था और मैंने ही लुलू और एट्रोमिटोस की मेमोरी को खत्म किया था, लेकिन मैं खुद को मार नहीं पाया।
वो आगे बताता है कि यहाँ पर हुई गड़बड़ी को मैं भी भूल नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सभी गड़बड़ी को दीवार पर ड्राइंग करने की सोची ताकि जो यहाँ पर हुआ हो सब उसे खुद ही समझ पाए। जब कैटलिस्ट को ऊपर लाया गया था तो थोड़ा सा कैटलिस्ट किसी के ग्लव्स पर लगकर अंदर आ गया था और पानी में मिल गया था, जिसकी वजह से सारा पानी बहुत जानलेवा हो गया था। हमने पृथ्वी पर मैसेज भी भेजा था कि ये कैटलिस्ट इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है, लेकिन जवाब में नॉर्दर्न ने हमको बोला तुम्हारे यान पर पानी को साफ करने वाला एक खास तरह का फिल्टर है, तुम उसकी मदद से पानी से कैटलिस्ट को साफ कर सकते हो। जिसका मतलब साफ है कि नॉर्दर्न को इसके बारे में पहले से ही पता था। ट्रेविस आगे बोलता है हमारे लोग दो ग्रुप में बंट गए थे। जो लोग कैटलिस्ट को पृथ्वी पर नहीं ले जाना चाहते थे उनको नॉर्दर्न के चेलों ने मार दिया था। मैं जिंदा इसलिए बच गया क्योंकि मैं किसी की तरफ नहीं था, लेकिन जल्द ही बचे हुए लोगों को भी कोई मारते जा रहा था। जीसी लैब्स सामान्य इंसानों को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती है, इसलिए वो कार्बन फिक्सिंग कंपाउंड को मंगवा रहे थे। जीसी लैब्स इंसानों का खून जीसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। अब जैसी डंकन वहां से जाती है, ट्रेविस लुलू को ठीक करने में लग जाता है। इस सब के दौरान एंडरसन को नॉर्दर्न का मैसेज मिलता है और बोलता है कि वो उसका आखिरी मैसेज है। नॉर्दर्न बोलता है कि मुझे पता है तुम लोगों को अजीब अजीब सा महसूस हो रहा होगा, तुम ज्यादा भावुक भी महसूस कर रहे होंगे। सभी जीसी लोगों की डीएनए में ट्रैकिंग कोड है जो कि हमेशा एक जैसे रहना चाहिए, लेकिन अब तुम लोगों का डीएनए बदलने लगा है और इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता। पृथ्वी ज्यादा गर्म होने लगी है और जैसे कि ट्रेविस ने बताया कि इंसानों को मारा जा रहा है, तुम लोग भी कुछ घंटों में पागल हो जाओगे। अब ऑर्जन, एंडरसन और डंकन इस बारे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और ऑर्जन बोलता है हम ट्रेविस के खून से खुद को ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से ट्रेविस ही मारा जाएगा। ये बात सुनकर डंकन बोलती है हमें कुछ भी करने से पहले जिमर और लिंडन के वापस आने का इंतजार करना चाहिए। थोड़ी देर बाद डंकन देखती है कि ऑर्जन ट्रेविस का खून निकालने के लिए चुपचाप सामान निकाल रहा है। इस वजह से डंकन को अपनी बंदूक ऑर्जन पर ताननी पड़ती है। फिर ये कर वो अपने दोस्तों के वापस आने का इंतजार करती है। 16 घंटों बाद जिमर और लिंडन वापस आते हैं, लेकिन आते ही वो दोबारा झगड़ने लगते हैं। बाकी के लोग उनको अलग करते हैं। वे बताते हैं कि कार्गो बिल्कुल सही सलामत है और इसके बाद वो जरूरी बातचीत करने में बैठ जाते हैं। फिर वो वोट करते हैं कि अब क्या करना है। जिमर और एंडरसन खून लेने के खिलाफ हैं, लेकिन आखिर में डंकन, लिंडन और ऑर्जन का साथ देने को तैयार हो जाते हैं। वो 5 लोगों की मौत की जगह एक इंसान की कुर्बानी देने को तैयार है। जब ऑर्जन ट्रेविस का खून लेने के लिए जाता है, तभी एंडरसन बोलती है मुझे उस ऑर्जन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि मैंने उसको देखा था, वो लड़ाई की कला नाम की किताब की जांच कर रहा था। डंकन उसको समझाती है कि मेरे बोलने पर ही ऑर्जन ने ऐसा किया था, वो तो ट्रेविस की बोली बात को समझने की कोशिश कर रहा था। फिर एंडरसन को भी लगता है कि हाँ मैं गलत थी, लेकिन तभी अचानक उनको महसूस होता है कि ट्रेविस की बोली बात से ये पता लग रहा है कि एट्रोमिटोस ने बचे हुए लोगों को लुलू नहीं मारा था। उसी समय लुलू जाग जाती है और ऑर्जन पर हमला करती है। सभी अपने बंदूक लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि ऑर्जन बेहोश पड़ा हुआ है और लुलू ट्रेविस के साथ भाग चुकी है। एंडरसन जिमर को बताती है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन जिमर के जवाब देने से पहले ही वहाँ का सिस्टम बंद हो जाता है। फिर जिमर उसकी जांच करने के लिए मुड़ता है। उसको कोई आवाज आती है। वो वापस जाता है और देखता है कि उसकी प्यारी एंडरसन को पीछे से मार दिया गया है। जिमर इतना गुस्सा है कि डंकन की चेतावनी के बाद भी वो अकेले ही लुलू के पीछे जाता है। जल्दी उसको लुलू सामान रखने वाली जगह में मिलती है। लुलू तो अब कुछ ज्यादा ही खतरनाक लड़ाई होती है। जिमर तो उसको एक बार मार लेता है, लेकिन लुलू तो उसके बुरे हाल कर देती है और उसको जान से मार डालती है। अब डंकन को ट्रेविस ढूंढ लेता है और पीछे से हमला कर बेहोश कर देता है, लेकिन तभी पीछे से लिंडन उस पर हमला कर देता है और जब लुलू वहां पर आती है वो डंकन के पास से गुजरती है और उसको लग रहा है कि डंकन बेहोश पड़ी हुई है, लेकिन असल में ये तो लुलू को फंसाने के लिए एक जाल था। लिंडन ने ट्रेविस को पकड़ा हुआ है ताकि वो लुलू को काबू कर सके। फिर वो और डंकन मिलकर जहाज के बिजली वाले सिस्टम पर हमला करते हैं। ऐसा करने से लुलू के ऊपर बिजली गिरती है और वो जलकर टूटने लगती है। इसके बाद लिंडन ट्रेविस को मारने के लिए तैयार हो जाता है और ट्रेविस को बहुत भला बुरा भी बोलता है क्योंकि ट्रेविस ने लुलू में बदलाव किए थे, लेकिन ट्रेविस बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये सुनकर डंकन अपना फैसला बदल लेती है। वो ट्रेविस पर हमला करने की जगह लिंडन को जान से मार डालती है। अब डंकन बताती है कि जैसे इंसानों में आई गड़बड़ी 97% लोगों में आई है, लेकिन मैं बचे हुए 3% लोगों में से एक हूँ और इसी की वजह से मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आया। डंकन ने ट्रेविस को इसलिए जिंदा छोड़ा क्योंकि लुलू में बदलाव उसने नहीं किए थे। वो जानना चाहती थी कि लुलू ने खुद में बदलाव कैसे किए और कैसे वो झूठ बोल पा रही है। ट्रेविस बताता है कि लुलू चाहती थी कि मैं और वो एक दूसरे के पास आ सकें, इसीलिए उसने खुद में बदलाव किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसकी प्रोग्रामिंग में कैसे बदलाव आ गया। इन सभी सवालों के जवाब पाने के लिए हमें पृथ्वी पर जाना होगा। डंकन ट्रेविस को टेलियोस से पृथ्वी पर जाने के लिए बोलती है और जो यहाँ हुआ उस बारे में पृथ्वी के लोगों को बताने के लिए बोलती है। डंकन वहीं एट्रोमेटोस में रुकना चाहती है और खुद को खत्म करना चाहती है। वो सोचती है कि मैं इसी के लायक हूँ क्योंकि एक बार बचपन में अपने गुस्से की वजह से उसने किसी को जान से मार दिया था। जैसे ही ट्रेविस और लुलू टेलियोस में दूर चले जाते हैं, डंकन एट्रोमेटोस को टाइटन के ऊपर गिरा देती है ताकि वो सभी मुसीबतों से छुटकारा पा सके। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।